अब क्या डिमांड रहेगी? ये जो भर्ती है उसे कैंसिल करवाएंगे? क्योंकि कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो मेहनत से किया है। मान लीजिए आपने 500 का आंकड़ा बताया लेकिन 416 तो फिर भी छूट जाते हैं, उनकी क्या गलती है? क्या ये दोबारा से भर्ती होएगी? आप किसके साथ खड़े हैं? आप भर्ती करवाने के साथ खड़े हैं या भर्ती ना करवाने के साथ खड़े हैं? एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एग्जाम की बात आप कर लीजिए, एग्जाम की बात नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल कराना हमारा मकसद नहीं था, परंतु आज अगर ये पुष्टि हो चुकी है कि तीनों पेपर बाहर थे, और बाहर भी कब हुए? जब सील लग रही थी लखनऊ में, तो ये तो कम से कम 1-1.5 माह पूर्व की बात है। पेपर से 1-1.5 माह पूर्व सील लग रही होगी, तो 1-1.5 माह पहले जब उत्तराखंड पेपर पहुंच गया होगा, 1 महीने में वो किन किन माध्यमों से पहुंचा होगा? उसने कहा कि मैंने तो टेलीग्राम पे दिया, उसने टेलीग्राम पे दे दिया। उसके बाद किस किस माध्यम से अनेकों जगह वो पेपर पहुंचा, ये आंकलन करना नामुमकिन है। और इस स्थिति में जो शर्तें होती है, जो नियम होते हैं, वो यही है कि री एग्जाम ही एक ऑप्शन बचता है। री एग्जाम तो होगा इसका, परंतु यहां तक हमारी लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यहां तक लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब अंजाम तक पहुंचेगी जब बड़े बड़े सरगना अंदर होंगे, बड़े बड़े माफिया अंदर होंगे, और बड़े ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल धौंस के साथ कहते थे कि हाँ हम करते हैं, ऐसा करो, तुमसे जो होता है करो। हो सकता है उनके ऊपर किसी बड़े नेताओं का हाथ हो, परंतु हमारे ऊपर आज मासू महाराज और गुलजू देवता का हाथ था। हमने जिस दिन ये लड़ाई शुरू की थी, हमने मासू महाराज और गुलजू देवता का नाम शुरू किया था कि इस बार न्याय होगा, और न्याय के दोनों देवताओं से गुहार लगाई थी, इस बार उत्तराखंड के बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और मासू महाराज और गुलजू देवता ने बात सुनी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी के सर पर कितने भी बड़े राजनेता का हाथ है, बचने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि राम रहीम और आशाराम इतने बड़े बड़े बाबा थे, इतने बड़े बड़े वो थे कि खुद भारत के बड़े बड़े राजनेता उनके पैर छूते थे, परंतु जब बात उन पे अपनी कुर्सी पर आई तो उनको भी अंदर करना पड़ा। और यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। अगर हमें थोड़ा भी संदेह हुआ कि गवर्नमेंट एसटीएफ पे दबाव डाल रही है या एसटीएफ को थोड़ा इशारा दे जाए कि जांच हल्की कर दें, अभी तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ, और एसटीएफ को सलाम करना चाहिए, पूरे उत्तराखंड के युवा सलाम कर रहे हैं। धामी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते जांच के आदेश दे दिए। परंतु जहां पर थोड़ा भी लगा, जहां पर हमें थोड़ी भी हिंट मिली कि ऐसा है, तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। हमें अगर किसी सेंट्रल एजेंसी, जांच एजेंसी के लिए वो करना पड़ेगा कि आप आइए उत्तराखंड में जांच करिए, तो करेंगे। जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारा, मैंने कह दिया, मकसद पेपर को रद्द करना नहीं था। ये तो खुलकर सामने सब कुछ आ गया, ये तो जो होना होगा ही, परंतु अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना हमारा मकसद है कि कम से कम उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का जो युवा है, वो कम से कम सुरक्षित हो सके। ये हमारा मकसद, मेन मकसद है इसमें। देखिए, अभी लाइव हम लोग चल रहे हैं तो ऐसा मैसेज भी आ रहा है, वो भी भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमारी और भी देखो, ज्वाइनिंग का पक्ष भी रखो ना। मनीषा भटजी मैसेज कर रही है। मनीषा भट्ट जी को मैं कहना चाहता हूं, बॉबी कुमार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आपने बॉबी कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ना आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ना आप शायद जानते हैं, जो भी है मैं नहीं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने तो आयोग में जाइए, अध्यक्ष की कुर्सी खींचिए, सचिव की कुर्सी खींचिए। जिन लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया है, जिन लोगों ने गलत काम किया है, उन लोगों की कुर्सी खींचिए, सरकार की कुर्सी खींचिए। बॉबी कुमार तो अपने जो उसके जो पद है, मेरे पास एक अध्यक्ष का पद है, तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, हमने वो किया। और आप इनको पार्टी नहीं मानते क्योंकि खुद अपने आप को पार्टी मानते हैं। एक पक्ष और द्विपक्ष की बात यहाँ पर, एक पक्ष और द्विपक्ष की तो बात ही नहीं हुई। पार्टी का क्या मतलब हुआ इसमें? इसमें मामला ये था, जांच का विषय था। आप मेरे स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया में आप देख लीजिए। मैंने कभी भी, जब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ था, जहां तक कि जब तक हमने स्क्रीनशॉट भी देते, उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा था कि रद्द हो। अंतिम क्षण तक हमने ये कहा कि जांच में जो पाया जाएगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और आज जांच में सब कुछ खुल गया है, तो निर्णय क्या लेना, निर्णय हो चुका है। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूं, अभी भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि अंतिम रिपोर्ट आए। अंतिम रिपोर्ट में कितना समय लग जाता है ये किसी को पता नहीं है। ये ना तो आयोग को पता है, ना हमें पता है, ना चयनित अभ्यर्थियों को पता है, ना एसटीएफ को पता है। और नतीजे क्या होंगे इसके सबको पता है कि तीनों पालियों का पेपर 1-1.5 महीने पहले लीक था। तो नतीजा ये होगा कि रद्द होना है, पुनर्परीक्षा करवानी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल समय रहते हुए आप 30 दिन 60 दिन के अंदर इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शिता के साथ करवाया। आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं उनकी भी हमारे पास एक लिस्ट है, और भी कर्मचारी है अंदर जो जिनकी संलिप्तता इसमें दर्शाई जा रही है या जिनकी संलिप्तता पे शंका है, उन लोगों को भी वहां से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठाकर वहां पर किसी ईमानदार व्यक्तियों को बिठाकर ये परीक्षा दूसरी दोबारा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संपन्न करवानी चाहिए। जी, बस कितने समय में तकरीबन? 30 दिन 60 दिन में। जब हिमाचल 15 दिन में करवा सकता है तो आप इससे 3 गुना 4 गुना टाइम ले लीजिए, है ना? बिल्कुल हमारी ये डिमांड है, पर इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनकी जांच भी होनी चाहिए, संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के करोड़ों के मकान बन रहे हैं ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। भर्ती है, वीडियो वीडियो भर्ती से अगर हम अलग हटके बात करें तो आपका कहना है कि अन्य भर्तियों में भी धांधली हुई है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। हो सकती है, ऐसा आपको कुछ इनपुट वगैरह मिला है, तो इसके बाद अब अन्य भर्तियों पर भी आपका शिकंजा रहेगा कि इनकी भी जांच कराई जाए, इनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे? देखिए, जिन भर्तियों पे डाउट है उन भर्तियों की जांच तो करवानी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से जो व्यक्ति अंदर जाएंगे वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ठीक नहीं है। उन भर्तियों की तो जांच होगी, और कुछ भर्तियां तो ऐसी है जिनमें साफ साफ अब जाहिर हो गया कि वो पेपर बाहर आए थे। उन कितनी भर्तियां ऐसी और कौन कौन सी भर्तियां? आप देख सकते हैं, मैंने सचिवालय रक्षक का नाम लिया, उसका पेपर बाहर था। हाईकोर्ट का पेपर भी भारी था लगभग। वन दरोगा में काफी अनियमितताएं हुई है, काफी बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, उसकी भी वो भी जांच का विषय है। बाकी वीडियो बीपीडीओ तो है ही, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि और अगर अभी वीडियो जो बीपीडीओ पिछली परीक्षा हुई थी 2016 और 18 वाली, तो उसमें भी जांच के आदेश हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और साथ साथ जांच में यदि कुछ और भी निकलता है तो उस आधार पर जांच होगी। अच्छा, इसी बीच जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी एक बयान आया था। उनका कहना था कि ये जो आयोग है इसे भंग कर देना चाहिए, और कई लोगों ने फिर ट्रोल भी उनको किया कि भाई 4 साल आप भी तो मुख्यमंत्री रहे, आपसे तो एक भ्रष्टाचार की मक्खियां भी नहीं उड़ाई गई। तो बॉबी कुमार उत्तराखंड जो आपका बेरोजगार संघ है उसके अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए, बयान को जब तुम ट्रोल करने वाला बयान दोगे तो ट्रोल तो हो गई। मतलब जब आपके पास सत्ता थी, जब आपके पास पावर थी, तो आपने एक्शन नहीं लिया।
अब जब कुछ नहीं है तब आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। जिस पे करने की क्षमता होती है वो करके दिखाता है। उन्हें करना चाहिए था उस समय। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें तो लिपापोती करने में लगे रहे। पैसा ना डूबे इसलिए 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया और 3 बजे इस्तीफा देते हैं, 7 बजे रिजल्ट जारी कर देते हैं। मतलब अपने लोग पूरे बचाने थे, पैसा भी बचाना था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर डूब जाते पैसे तो देने वाले आगे रुकते, परंतु जिनका पैसा नहीं डूबे वो तो आज कर रहे हैं, मजे से जॉब कर रहे हैं। कुछ उनमें लिपापोती करके कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, उनको भी आज ज्वाइनिंग की उस पर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग दे रहे हैं कुछ लोगों को। तो क्या ये सही थोड़ी है? तो इसकी भी जांच खुलवाओगे दोबारा? बिल्कुल, इसकी तो जांच होनी है, इसकी जांच होनी है वन आरक्षी की। इसमें बहुत गलत तरीके से वो हुआ और ये भी जांच होगी कि मुख्यमंत्री ने किन किन आरोपियों को बचाने की कोशिश की। नामजद आरोपियों को बचाने की कोशिश की। कुछ नामजद आरोपी जेलों के अंदर कुछ दिन तक बंद रहे, परंतु कुछ नामजद आरोपियों को भारी भार से जमानत दी गई। तो ये भी जांच होगी कि त्रिवेंद्र रावत जी ने ऐसा क्यों किया कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। इस पर पूरा फोकस रहेगा। ये एकमात्र परीक्षा ऐसी नहीं है कि हमारा फोकस इस पे था, हमारा फोकस सिस्टम को सुधारने में है। अभी कितना टाइम और लगने वाला है भाई, जो एसटीएफ की जो जांच आनी है अभी, मतलब आपको क्या लगता है कितना टाइम अभी लगेगा इसमें, और कितने टाइम तक आप रुकेंगे? क्योंकि आपका कहना है कि अब ऊपर, इससे ऊपर लेवल तक आप जाएंगे, अगर आपको सीबीआई तक जाना पड़े तो सीबीआई तक आप जाएंगे। देखिए, इसमें एसटीएफ की जांच तो कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगना है, परंतु हम कुछ और एविडेंस एसटीएफ को देने वाले हैं। कल या परसों में हम कुछ ऐसे साक्ष्य एविडेंस उनको देने वाले हैं एसटीएफ को कि जिससे मतलब हो सके कि जल्दी बड़ी बड़ी मछलियां जेलों के अंदर हो, हम देंगे। ये हमारे पास कुछ बाहर से जो आए हैं एविडेंस, और उस आधार पे अगर एसटीएफ जांच करेगी तो बहुत जल्दी बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सरगना जेलों के अंदर होंगे। और बड़े बड़े अधिकारी जो आपको पाक साफ, अपने आप को पाक साफ बताते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि वो ईमानदार है, दूसरा दूसरे की तारीफ करता है वो ईमानदार है, ऐसे लोग जेलों के अंदर होंगे, इनके खिलाफ जांच बैठेगी। वैसे जो आप सीधा तौर पे बता रहे हैं कि जांच बैठेगी और जेलों के अंदर होंगे, और 500 भर्तियों, 500 धांधली का आपने जिक्र किया, तकरीबन इतना हो सकता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है 500, ये ईटीवी उत्तराखंड ने छापा था कि नहीं, ये एसटीएफ के अनुसार और जांच रिपोर्ट के अनुसार ये ईटीवी उत्तराखंड भारत ने छापा था कि लगभग 500 लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। उनकी तो नींद उड़ जाएगी सबकी, क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं तकरीबन। तो ये तो आपने नींद उड़ा दी है सबकी। नींद उड़ाने की कोई बात नहीं है। देखो, गलत काम करोगे तो उसका गलत नतीजे ही होंगे। आप अच्छा काम करोगे तो लोग अच्छा आपको बोलेंगे, है ना। वो बात अलग है कि अच्छे कामों में पहले बहुत मुसीबतें आती है, पर जब उसके परिणाम आते हैं तो बड़े सुखद होते हैं, है ना। परंतु गलत कामों के पहले सुखद परिणाम होते हैं, बड़े आरामदायक तरीके से वो गलत कामों को अंजाम देते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, परंतु लास्ट में जो उसके नतीजे निकलते हैं बहुत गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा।